नमस्कार साथियों। यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के इतिहास का अंतिम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, हमने पूरा राजस्थान फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पर्सपेक्टिव से जो जीएस वाला पोर्शन है उसका सारा राजस्थान अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज हम अंतिम टॉपिक देख रहे हैं, राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान के एकीकरण को पढ़ने में पहले एक चीज देख लेते हैं कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व एक घटना घटित होती है। जब अपना देश का आजाद होता है, जब देश का विभाजन होता है, तो पाकिस्तान और भारत की तरफ से जो है हर रियासत पर एक अपना अपना अस्तित्व बनाने का प्रयास किया जाता है और हर रियासत को कन्विंस करने का प्रयास किया जाता है कि वो या तो भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए। इसी दृष्टिगत राजस्थान एक बॉर्डर स्टेट होने के कारण, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान से इधर सीमा लगती है और भारत का ये अभिन्न हिस्सा था, तो पाकिस्तान की तरफ बहुत सारे स्टेट्स ने अपना झुकाव रखा। ठीक है, तो इस वजह से जो है भारत के सामने एक चैलेंज था और उस चैलेंज को निपटाने के लिए भारतीय सरकार ने, उस तत्कालीन भारत सरकार ने एक रियासती विभाग सचिवालय का निर्माण किया। रियासती विभाग सचिवालय क्या करता है, जितनी भी रियासतें थी, देशी रियासतें थी उस समय देश में, उन सब रियासतों को अपने अंडर लाने का प्रयास करता है। तो रियासती विभाग सचिवालय भारतीय जो सरकार है उस समय की तत्कालीन, वो 5 जुलाई 1947 यानी कि विभाजन से पूर्व ही गठित कर देती है, ताकि विभिन्न रियासतों पर प्रेशर बना के, प्रेम से या विभिन्न प्रलोभन देकर किसी भी प्रकार से जो है भारतीय रियासत के अंदर लिया जा सके। ठीक है, तो रियासती विभाग सचिवालय 5 जुलाई 1947 को बनाया गया। इसका जो अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को और इसका सचिव बना गया वीपी मेनन को। ठीक है, तो वीपी मेनन और सरदार पटेल विभिन्न रियासतों से बातचीत करेंगे, उनके जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो जानेंगे, उनको किस तरह, उनको क्या क्या रियायतें चाहिए किसी भी पक्ष से, वो सब समझने की कोशिश करेंगे और जितनी मैक्सिमम चीजें वो दे सकें वो सारी देने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से हर रियासत को जो है भारतीय संघ में मर्ज कराने का प्रयास किया जाएगा। तो ये है रियासती विभाग सचिवालय, 5 जुलाई 1947 को इसका गठन किया जाएगा। ठीक है, इसी दृष्टिगत जब भारत का विभाजन शुरू होता है ना, 15 अगस्त को भारत आजाद होने जा रहा है, तो 7 अगस्त 1947 को, उससे लगभग 7-8 दिन पहले ही बीकानेर ने डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है भारत में शामिल होंगे। तो बीकानेर के उस समय शासक हुआ करते थे शार्दुल सिंह जी, और शार्दुल सिंह जी जो है फर्स्ट राजस्थान के ऐसे राजा थे जो अपना आप डिक्लेयर कर देते हैं कि वो भारतीय संघ में विलय करेंगे, और विलय पत्र पर साइन कर देते हैं 7 अगस्त को। ठीक है, तो बीकानेर के शार्दुल सिंह जी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि बीकानेर के राजस्थान का वह कौन सा राजपूत शासक था जो सबसे पहले भारतीय संघ में विलय के लिए अपना अस्तित्व स्वीकार कर लेता है, तो वो है बीकानेर के शार्दुल सिंह जी। तो ठीक है, तो एक प्रश्न तो आपका यहीं से क्लियर हो जाता है। अब देखिए, अब राजस्थान में बहुत सारी जो रियासतें हैं वो एक एक करके जो है भारतीय संघ से जुड़ती जाती है। भारतीय संघ से जुड़ने के बाद जो अपना रियासती विभाग सचिवालय है वो एक मेमोरेंडम, एक तरीके से व्हाइट पेपर जारी करता है, और उस व्हाइट पेपर में ये लिखा हुआ था कि हम जो है बहुत सारी जो क्योंकि रियासतें बहुत सारी है, 500 से ज्यादा, 550 से ज्यादा रियासतें, 545, तो उन 545 रियासतों को अलग अलग राज्य का अधिकार नहीं दे सकते। इस वजह से हम क्या करते हैं, कुछ क्राइटेरियाज बना देते हैं, ताकि अगर जो भी रियासत वो क्राइटेरिया फुलफिल करेगी, हम जो है उसको स्टेट का दर्जा दे देंगे, राज्य का दर्जा दे देंगे। तो इस पर्सपेक्टिव से रियासती विभाग ने एक व्हाइट पेपर जारी किया, और उस श्वेत पत्र में कुछ प्रोविजंस डाले ऐसे, जिससे कि जो है आपको बहुत सारी चीजें जो है, जैसे जिस प्रकार से अपन देखते हैं कुछ क्या क्या प्रोविजंस उसमें शामिल किए गए। तो उन्होंने कहा कि जितने भी जो भी रियासत है उसकी अगर जनसंख्या 10 लाख से अधिक है या 1 करोड़ से ज्यादा वो रेवेन्यू अर्जित कर रहा है, तो ये सारी जो रियासतें होगी वो अपने आप को अलग से स्टेट कहलाने लायक होगी। ठीक है, तो वो अपने आप को अलग से स्टेट कह सकती है। इस पर्सपेक्टिव से जो है रियासती विभाग ने एक व्हाइट पेपर जारी किया, और उस क्राइटेरिया में राजस्थान की सिर्फ 4 या 5 रियासतें उस समय आती थी। बीकानेर वाली रियासत थी, जोधपुर वाली रियासत, जयपुर वाली रियासत और उदयपुर वाली रियासत, ये 4 रियासतें ही जो है इस पर्सपेक्टिव से उस व्हाइट पेपर के जो भी प्रोविजन है उनको फुलफिल कर रही थी। तो अब दूसरी रियासतें क्या करें, अपने स्वतंत्र अस्तित्व में ये रह नहीं सकती, तो दूसरी रियासतें क्या करें, या तो वो अपने आसपास की छोटी रियासतों या बड़ी रियासतों में अपने आप को मर्ज कर ले, ताकि वो उस क्राइटेरिया तक पहुंच पाए। ठीक है, तो यहां पर जो है सबसे पहला जो राजस्थान में सबसे पहला यूनिफिकेशन की जो बात आई, तो सबसे पहले छोटी छोटी जो 4 रियासतें थी, है ना, छोटी छोटी 4 रियासतें कौन सी थी, अपने अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इनको एबीसीडी रियासतें कहते हैं। ठीक है, कौन सी रियासतें कहते हैं, एबीसीडी रियासतें। तो ये एबीसीडी रियासतें जो है, और एक ठिकाना और था इसमें, नीमराना वाला ठिकाना।
ठीक है, ये चारों रियासतें क्या करती है, 17 मार्च या 18 मार्च, क्योंकि दोनों तिथियां आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, 17 मार्च या 18 मार्च को दोनों चारों जो रियासतें हैं प्लस नीमराना ठिकाना, ये सब जो है अपने आप को एक दूसरे से मर्ज कर लेते हैं और एक नए संघ का निर्माण करते हैं। इस संघ को कहा गया मत्स्य संघ। ये नाम दिया गया है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के मुंशी द्वारा ये नाम दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण एक फैक्ट भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक संघ का निर्माण किया जाता है, उसको कहा गया मत्स्य संघ। ठीक है, 17-18 मार्च 1918 की घटना है। अब 17-18 मार्च 1918 को 1949 को सॉरी 48 को जो है मत्स्य संघ का निर्माण होता है। इसकी राजधानी जो है अलवर में बनाई जाती है। ठीक है, तो अलवर के जो तेज सिंह जी थे और भरतपुर के ब्रजेंद्र सिंह जी, इन पर कुछ विवाद हो गए थे भारतीय संघ से संबंधित। ठीक है, तो इन विवादों के दृष्टिगत इन दोनों को जो है इससे विमुक्त रखा गया और धौलपुर और करौली को जो है शासनाधिकार दे देते हैं। ठीक है, अब इसमें भी एक कुछ बहुत सारे इश्यू है, लेकिन आपको जीएस के पर्सपेक्टिव से इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ ये याद रख लो कि अलवर और भरतपुर के जो राजा हैं, उन जबकि ये सबसे बड़ी रियासत थी, चाहते तो ये राज प्रमुख उपराज प्रमुख यही बनते, लेकिन समस्या क्या होगी, तेज सिंह जी के साथ ये समस्या होगी कि ये जो है अपने उसके जो गांधी जी की हत्या है उनमें इनका नाम आ गया। ठीक है, तो इन पर केस बन गया और केस बनते ही जो है अलवर के तेज सिंह जी को इससे विमुक्त कर दिया गया राज्याधिकार से, है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इनको भरतपुर के ब्रजेंद्र सिंह जी पे भी जो है जनता के अहित का जो है वो लगता है, इस पे भी एक केस चल रहा था, इस वजह से जो है इनको भी दूर रखा गया शासनाधिकार से। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस समय जब मत्स्य संघ का निर्माण हुआ तो मत्स्य संघ का निर्माण होते ही राज प्रमुख तो बना दिया अपने धौलपुर के उदयभान सिंह जी को और करौली के गणेश पाल जी को क्या बना दिया, उपराज प्रमुख। तो ध्यान रख लेना कि ये दोनों शासकों को बाहर कर दिया और धौलपुर के राज प्रमुख बना दिए गए और करौली के गणेश पाल को उपराज प्रमुख बना दिया गया। ठीक है, तो शासनाधिकार इनको दे दिया। अब देखिए प्रधानमंत्री किस कहीं का तो बनेगा, तो अलवर राज्य सबसे बड़ा है ना। तो अलवर राज्य के शोभाराम कुमावत हुआ करते थे उस समय, उनके प्रधानमंत्रित्व के अंडर जो है एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है भरतपुर के, धौलपुर के, करौली के जो बड़े बड़े नेता थे, प्रजामंडल से संबंधित व्यक्ति थे, उनमें जो है एक मंत्रिमंडल बनाई जाती है शोभाराम कुमावत के नेतृत्व में। तो ये बात ध्यान रख लेना, महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अब ये जब संघ बनेगा 17-18 तारीख को मार्च को, तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है एनवी गाडगिल। ठीक है, नरहरि विष्णु गाडगिल। ठीक है, ये भारत सरकार के उस समय मंत्री हुआ करते थे, है ना, नरहरि विष्णु गाडगिल। और इनको जो है ये या इनको जो है नेहरू जी जिम्मेदारी देते हैं कि इस संघ का जो है आप उद्घाटन करके आओ। ठीक है, तो 17-18 तारीख को इस मत्स्य संघ का उद्घाटन करने कौन आते हैं, एनवी गाडगिल। वेरी इंपॉर्टेंट, के मुंशी ने नाम दिया है मत्स्य संघ। ठीक है, कि भाई तत्कालीन इस क्षेत्र में जो है मत्स्य वंश का शासन हुआ करता था, इस पर्सपेक्टिव से के मुंशी ने इसको मत्स्य संघ का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लेना। फिर इसमें बहुत सारे मंत्रिमंडल बनाए जाते, जैसे मैंने कहा था कि भरतपुर के जुगल किशोर चतुर्वेदी हुआ करते थे उस समय प्रजामंडल के, मास्टर चिरंजीलाल करौली के हुआ करते थे, है ना। इन सबको क्या है मंत्रिमंडल में जगह दे दी जाती है। फिर सेकंड चरण चालू, ये तो फर्स्ट चरण निपट गया, है ना। फिर बाद में जब एक और घटना घटित होती है, एक और घटना ये घटित होती है जब अपन इसमें चौथे चरण में पढ़ लेंगे ये चीज, है ना, शंकर देवराय समिति का बारे में थोड़ा सा चौथे चरण में देख लेंगे। ठीक है, फिर जो है फर्स्ट चरण कंप्लीट हो गया अपना 17-18 तारीख को, ठीक है, मार्च में ही, है ना। अब ये मार्च ही चल रहा है, मार्च 1948। फिर सेकंड चरण होता है पूर्वी राजस्थान संघ जिसको बोलते हैं। ठीक है, सेकंड चरण में क्या हुआ, ये बहुत सारी रियासतें थी, कोटा राज्य ने अपना लीडिंग भूमिका निभाई, नेतृत्व वाली भूमिका निभाई, और वो कहते हैं कि हम जो है सारी रियासतें मिलकर एक संघ बना लेते हैं, क्योंकि हम भी छोटी रियासतें हैं सारी, तो इन सारी रियासतों को लेके और कुशलगढ़ ठिकाने को लेके, मतलब 9 तो रियासतें होगी और एक कुशलगढ़ ठिकाना हो गया, इन सब रियासतों को मिलकर जो है अपन एक संघ बना लेते हैं और उस संघ का नाम कर देते हैं अपन राजस्थान संघ। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, इसको पूर्वी राजस्थान संघ भी कहते हैं और कभी कभी एग्जाम में आपको राजस्थान संघ नाम से भी दिखाई देगा। तो सबसे पहले राजस्थान जो शब्द है ना, उसका जो आप आधार देखोगे तो दूसरे चरण में निकल के आता है। ठीक है, तो राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान संघ जो है दूसरे चरण में कोटा के महारावल जो उस समय भीम सिंह जी हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में एक संघ का निर्माण किया जाता है। तो ये ध्यान रख लेना आप। ठीक है, ये आपके में इसमें मैंने है ना फैक्ट्स में क्षेत्रफल भी डाल रखा है, आय भी डाल रखा है, जनसंख्या भी डाल रखे हैं, लेकिन एग्जाम में आज तक नहीं पूछे गए ये चीज, है ना। मैंने इसमें भी डाल रखा है मत्स्य संघ में, सिर्फ डालने का उद्देश्य ये था कि ये वो वाला क्राइटेरिया को फुलफिलमेंट कर रहे हैं जो रियासती विभाग सचिव वाले ने डिसाइड किए थे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लेना। तो ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण नहीं है। इसका भी उत्खनन, अब जैसे अब 17-18 तारीख को यहाँ पे अपने उद्घाटन करके आए एनवी गाडगिल, तो भाई 25 तारीख को ये बन रहा है, 25 मार्च को, है ना, 7-8-10 दिन बाद ही, 5-7 दिन बाद ही, तो 7 दिन बाद ही जब ये बन रहा है तो इसका भी जो है उद्घाटन करने कौन आ जाएंगे, एनवी गाडगिल यहाँ से। ठीक है,
तो अपने एनवी गाडगिल आ जाते हैं। इसकी राजधानी अलवर को बनाया जाता है, तो इसकी राजधानी कोटा को बनाया जाता है। ठीक है, तो कोटा को राजधानी बना देते हैं। इसके राज प्रमुख जो है कोटा के भीम सिंह जी को बना दिया जाता है, और उपराज प्रमुख जो है बूंदी के बहादुर सिंह को बना दिया जाता है। ठीक है, बूंदी के शासक हुआ करते थे बहादुर सिंह, है ना, उनको बना दिया जाता है, ध्यान रख लेना ये चीज। फिर उपराज प्रमुख जो बूंदी के बहादुर सिंह जी को बना दिया, यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया गया गोकुल लाल रसावा को। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, गोकुल लाल रसावा अपने शाहपुरा वाले, इनको जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो ये ध्यान रख लेना, है ना, एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है। फिर आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह जी है, उनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन करता हूँ। ठीक है, जब ये राज्य में, ये पूर्वी राजस्थान संघ में विलय करेंगे, तो अपने डेथ वारंट पर साइन करने की जो बात है वो कौन से महाराजा द्वारा कही जाती है, तो वो थे बांसवाड़ा के महाराजा, या महारावल भी कहा जाता था उस समय, है ना। तो बांसवाड़ा वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, आप ये याद रख लेना। ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ, ये बात किसने कही थी, तो वो थे बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, है ना, ध्यान रख लेना इस चीज को। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद तीसरा चरण आता है। उदयपुर भी जो है 25 तारीख तक राजी हो गए थे कि भाई उदयपुर वाले का, उदयपुर के भोपाल सिंह जी ने भी कह दिया था कि चलो मैं भी पूर्वी राजस्थान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं, आप ले ले। लेकिन तब तक पूरी तैयारियां हो चुकी थी, और 25 तारीख तक जो है इसका जो है उद्घाटन भी हो चुका था। ठीक है, तो एक अन्य तिथि 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948 को वेरी इंपॉर्टेंट तिथि है, ये भी ध्यान रख लेना, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान, ये पूर्वी राजस्थान संघ है, पूर्वी राजस्थान संघ के जो है 9 रियासतें और एक ठिकाने को मिला, उदयपुर में मिला दिया जाता है, और ये लगभग 10 रियासतें और एक ठिकाना मिलके पूर्वी अपना संयुक्त राजस्थान संघ बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, संयुक्त राजस्थान संघ बनाते हैं तीसरे चरण में। ठीक है, तो अब इसमें कितने हो गए, 10 तो रियासतें हो गई और एक ठिकाना हो गया, कौन सा, कुशलगढ़ ठिकाना। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल वगैरह आपसे पूछे नहीं जाते, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इस बार जो है राज प्रमुख किसको बनाया जाता है, अपने भोपाल सिंह जी को राज प्रमुख बना दिया जाता है, उपराज प्रमुख बनाया जाता है अपने भीम सिंह सेकंड को। ठीक है, भीम सिंह सेकंड अपने कोटा वाले जो महारावल हुआ करते थे उस समय, उनको उपराज प्रमुख बना दिया जाता है। ठीक है, इसका उद्घाटन करने खुद आएंगे नेहरू जी, प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी, पंडित नेहरू खुद आएंगे इसका उद्घाटन करने, क्योंकि अब ये राजस्थान संघ बन रहा है अपना। ठीक है, संयुक्त राजस्थान संघ, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट बात। तो संयुक्त राजस्थान संघ बन रहा है, इस वजह से पंडित नेहरू स्वयं आएंगे यहाँ पर उद्घाटन करने। और इसका जो यहाँ पे उदयपुर के प्रजामंडल के जो प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे उस समय, माणिक्यलाल वर्मा, उनके नेतृत्व में, उनके प्रधानमंत्रित्व में एक मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है, जिसमें ये जितने भी मंत्री हैं, गोकुल लाल रसावा, है ना, और इसके भी इनमें जो भी प्रजामंडल वगैरह थे, उनके जितने भी प्रमुख व्यक्ति हैं, सबको शामिल किया जाता है मंत्रिमंडल में। ठीक है, तो ये किसके नेतृत्व में हो जाता है, माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना आप। अब देखिए 18 तारीख है, 18 तारीख से अब अपन जाएंगे 30 मार्च 1949 को सीधा, है ना, लेकिन उससे पहले एक घटना घटित होती है, 5 जनवरी 1949 की घटना। तो 5 जनवरी 1949 को क्या होता है, अब ये देखो आप यहाँ पे सिरोही देख रहे हो। ठीक है, इस सिरोही को क्या किया, गुजरात राज्य में मर्ज करने की तैयारी कर ली, है ना, सरदार पटेल ने। तो गुजरात राज्य में इसको मर्ज किया जाएगा। तो पहले गुजरात जो है स्वतंत्र राज्य नहीं था, स्वतंत्र राज्य नहीं था, वो बंबई प्रांत का ही एक भाग था, है ना। तो बंबई प्रांत में क्या कर दिया गया, सिरोही राज्य को मिला दिया गया। ठीक है, तो ये तारीख भी देख लेना एक बार, 5 जनवरी 1949 को सिरोही का जो प्रशासन है वो बॉम्बे सरकार के डायरेक्ट अधीन में आ जाएगा। तो बॉम्बे सरकार के डायरेक्ट अधीन में क्यों आ जाएगा, क्योंकि गुजरात इस पर जो है इसको अपने राज्य में शामिल करना चाहता है। ठीक है, तो इस वजह से सिरोही का जो प्रशासन है वो बॉम्बे सरकार को दे दिया जाएगा। ये 5 तारीख की घटना होगी। इसके बाद एक चीज और होती है, इसके बाद जो है चौथा चरण शुरू होता है ना, सिरोही को अभी छोड़ दो, चौथा चरण शुरू हो गया। अब चौथे चरण में क्या हुआ, देखो ये जयपुर है, ये जोधपुर है, बीकानेर है और जैसलमेर है। इन चारों को भी समझ में आ जाता है कि स्वतंत्र अस्तित्व से कोई ज्यादा फायदा नहीं। अपन क्या करते हैं, जितना बड़ा संघ होगा, जितना बड़ा संघ बनाया जाएगा, उतना ही अपन जो है ज्यादा चीजें मांग सकते हैं अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के हित के लिए। तो इन्होंने क्या किया, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर प्लस एक लावा वाली रियासत थी टोंक में, है ना, ठिकाना था, छोटा ठिकाना था लावा। तो उन्होंने जो है इन चारों पांचों ने जो है अपने पूरे संघ को जो है किससे मिलाने का जिम्मा ले लिया, संयुक्त राजस्थान से मिलाने का। संयुक्त राजस्थान बनी किया था, इस संयुक्त राजस्थान से इसको भी मिला दिया जाए, ऐसा जो है अपने जयपुर वाले महाराजा के नेतृत्व में ये काम होता है। तो जयपुर वाले महाराजा के नेतृत्व में होता है 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का गठन। किसका गठन होता है, वृहत राजस्थान। ये कौन सा था, संयुक्त राजस्थान। तो वृहत राजस्थान में संयुक्त राजस्थान के प्लस 4 रियासतें और एक ठिकाना, यानी कि 10 रियासतें तो इसमें हो गई थी ऑलरेडी, 10 रियासतें एक ठिकाना, 4 रियासतें ये मिल गई तो 14 तो टोटल रियासतें हो गई, और 2 ठिकाने हो गए, कौन कौन से, लावा और कुशलगढ़। ठीक है, तो ये पूरा एक संघ बन जाता है। ठीक है, तो लगभग राजस्थान शेप में आने लग गया।
राजस्थान अजमेर को छोड़ दो, यहाँ से अजमेर को सिरोही को छोड़ दो ना, तो बाकी पूरा राजस्थान का, और ये मत्स्य संघ को भी छोड़ दो, पूरे राजस्थान का जो है एक तरीके से विलय हो गया इस चौथे चरण में। तो चौथे चरण में वृहत राजस्थान नाम से 14 रियासतें और 2 ठिकानों का एक संघ बनता है। 30 मार्च 1949 की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। तो 30 मार्च 1949 को जयपुर राजधानी बनाते हुए जो है ये एक संघ का निर्माण किया जाता है, और इस संघ का उद्घाटन कौन करते हैं? अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत महत्वपूर्ण बात, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का उद्घाटन करेंगे, और इसके महाराजा प्रमुख बना दिए जाते हैं भूपाल सिंह जी को। ठीक है, उदयपुर मेवाड़ सबसे पुराना राज्य राजस्थान का, तो सबसे पुराना राज्य है तो बड़ी पदवी देना स्वाभाविक है। ठीक है, तो सबसे बड़ी पदवी भी उदयपुर महाराजा को दी गई, उदयपुर महाराणा को दी गई, महाराजा प्रमुख की पदवी। ठीक है, स्पेशल पदवी बनाई गई इनके लिए। और कहीं पर भी आप देखोगे ना पूरे भारत में कहीं पर भी ये पदवी नहीं दिखाई देती है, सिर्फ महाराजा प्रमुख कौन बनाया जाता है? अपने भोपाल सिंह जी। तो उदयपुर के महाराजा जो भोपाल सिंह जी है उनको महाराजा प्रमुख बना दिया जाएगा, और राज प्रमुख बना दिया जाएगा अपने जयपुर के मान सिंह सेकंड को। ठीक है, तो भीम सिंह कोटा वापस उपराज प्रमुख ही रहेंगे, ये भीम सिंह कोटा। ठीक है, तो भीम सिंह जी को उपराज प्रमुख ही रखने देंगे, है ना। तो 3 पदवियां ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, चौथे चरण में ये सारी चीजें। अब देखिए आप इतना बड़ा क्षेत्र हो गया, तो जयपुर के जो उस समय जो प्रजामंडल थे उसमें लीडिंग भूमिका निभा रहे थे हीरालाल शास्त्री, प्राइम मिनिस्टर बना दिए जाएंगे वो। और प्राइम मिनिस्टर हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में राजस्थान के विभिन्न प्रजामंडल के लोगों के द्वारा एक मंत्रिपरिषद का गठन कर लिया जाता है। ठीक है, तो वो मंत्रिपरिषद में राजस्थान के जो प्रसिद्ध प्रजामंडल है उनके सारे व्यक्ति जो है अपने को, जो सबसे बड़े बड़े नेता थे वो अपने को उस मंत्रिपरिषद में देखने को मिल जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रख लेना, इस समय जो है प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं हीरालाल शास्त्री। तो ये बात ध्यान रखना, है ना। ये चौथा चरण हो गया अपना कंप्लीट। अब देखिए 5वें चरण में क्या होगा। ठीक है, ये सारे क्षेत्र कंप्लीट हो गए, इधर से अजमेर छूट गया, इधर से सिरोही छूट गया, मत्स्य संघ अपना अलग से काम कर रहा है। तो 5वें चरण में मत्स्य संघ में एक फूट पड़ने लगी धौलपुर राजा द्वारा। तो धौलपुर राजा बोलता है कि यार मेरे को उपराज प्रमुख बना रखा है, मैं तो सीधा उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाह रहा हूं। ठीक है, तो धौलपुर राजा ने एक उदयभान सिंह जी ने एक तरीके से आप देखोगे, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि ये मर्ज होगा आखिरकार राजस्थान में, तो अपन क्या करते हैं उदयपुर उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं, वहां से बेटर डील कर लेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जाने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, अपना राज्य को यूपी में विलय करने का प्रयास किया। तो यूपी में विलय करने के प्रयास के चलते भारत सरकार ने एक जनता की राय जानने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। उस समिति का नाम है शंकर देवराय समिति। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। ठीक है, शंकर देवराय समिति बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। शंकर देवराय समिति जो है वो जनता की राय जानने के लिए की जाती है। किसके किसके नेतृत्व में? प्रभुदयाल सिधावा, है ना। तो प्रभुदयाल और आर के सिधावा प्लस शंकर देवराय वहां पे होते ही हैं, बट कुछ किताबों में हिम्मत सिंह जी का नाम भी आता है। तो 4 जने हैं इस समिति में। कौन कौन? शंकर देवराय, प्रभुदयाल, आर के सिधावा और हिम्मत सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेसिक ट्रिक बताता हूं मैं। भगवान शंकर को प्रभु भी कहते हैं, तो प्रभु भगवान शंकर, और वो सिद्ध पुरुष भी कहे जाते हैं। ठीक है, भगवान शंकर को पहला आदि पुरुष या पहला सिद्ध पुरुष कहा जाता है भगवान शंकर को। इसलिए याद रख लेना ये तरीके से कि शंकर सिद्ध पुरुष तो सिधावा, और प्रभु है ही सिंह भगवान, तो प्रभु, है ना। हिम्मत की कोई कमी नहीं। तो शंकर देव राय समिति में कौन कौन व्यक्ति है? प्रभुदयाल, आर के सिधावा और हिम्मत सिंह जी। ठीक है, ये सब शामिल है, और ये जनता की राय जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया। और जब करौली की जनता ने या धौलपुर की जनता ने जब ये कहा, धौलपुर और भरतपुर का भी कुछ क्षेत्र था, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना, है ना। तो धौलपुर और भरतपुर की जनता ने ये कहा कि जो है हम जो है राजस्थान संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो उनकी जनता के राय के बाद जो है इनका शंकर देवराय समिति ने ये डिसाइड किया कि इसको राजस्थान संघ में विलय हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मत्स्य संघ का जो संयुक्त वृहद राजस्थान, ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये वृहद राजस्थान कहला रहा है। तो संयुक्त वृहद राजस्थान में अपन जो है इसका विलय कर देते हैं, है ना। तो संयुक्त वृहद राजस्थान जो है अगले 5वें चरण में एक संघ बनेगा, और उस संघ में क्या करेगा, ये वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ, है ना। ये पूरा वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ दोनों जुड़ जाएंगे, और दोनों जुड़ के क्या बन गया अपना संयुक्त वृहद राजस्थान। इसको अपन बोलते हैं वृहत्तर राजस्थान भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है ना। आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे नाम, और ये नाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो 15 मई 1949 को, ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है ना। 15 मई 1949 को जो है जयपुर राजधानी बनाते हुए 14 तो इसके रियासतें प्लस 4 रियासतें ये होगी। ठीक है, 14 4 18, 18 तो टोटल रियासतें हो गई। 2 इसके ऑलरेडी ठिकाने थे, लावार कुशलगढ़, एक नीमराना ठिकाना इसमें था ही नहीं, तो ये 3 ठिकाने हो गए। तो यानी कि टोटल राजस्थान के 18 रियासतें और 3 ठिकाने मिलकर जो है संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, और 5वां चरण ये कंप्लीट हो रहा है अपना ये इससे, है ना। तो इसमें क्या हुआ, ये पूरा अपना वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ दोनों जो है जुड़ रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 5वां चरण अपना कंप्लीट हो गया।
छठे चरण में क्या होता है, देखो छठे चरण में क्या है, इसको कहते हैं राजस्थान संघ। छठे चरण में सिरोही वाली रियासत जो है ना, इसको भी जो है राजस्थान में मिला लिया जाता है। तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, 26 जनवरी 1950 की दिनांक है। 26 जनवरी 1950 को जयपुर राजधानी रहेगी और सिरोही वाली रियासत को गुजरात से निकाल कर, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को बॉम्बे से निकालकर सिरोही में दिलवाड़ा, आबू और दिलवाड़ा वाला एरिया गुजरात में डाल दिया जाता है, बॉम्बे सरकार के अधीन रख लिया जाता है और पूरी सिरोही रियासत को, ठीक है, किसमें मिला लिया जाता है, अपने राजपुताना संघ में, जिसको राजस्थान संघ बोलते हैं। तो राजस्थान संघ में मिला लिया जाएगा किसको, सिरोही रियासत को, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, इस तिथि को मिलाया गया है ना। तो सिरोही का विलय हो जाएगा, आबू देलवाड़ा वाला क्षेत्र छोड़ दिया जाएगा। आबू देलवाड़ा वाला क्षेत्र अभी भी बॉम्बे प्रशासन के अंतर्गत है, ठीक है। तो संविधान लागू कर दिया जाएगा, है ना। 26 ये तिथि को संविधान लागू हुआ था भारत में, तो भारत के साथ साथ राजस्थान में भी संविधान लागू हो जाएगा और राजस्थान इसका विधिवत नाम स्वीकार कर लिया जाएगा इस पूरे संघ का, ठीक है। अब क्या रह गया, अब सिर्फ आबू देलवाड़ा रह गया, अजमेर मेरवाड़ा रह गया, ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र बोलते हैं इसको, है ना, मेरवाड़ा भी लिख लेना, ठीक है। तो अजमेर मेरवाड़ा नाम से केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, सीधा भारत सरकार के अधीन आ रहा है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, आप देखो, ध्यान से देखना इसको। ये अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है, बिल्कुल मिडल में है, राजस्थान के सेंटर में। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर एक 30 सदस्य की एक हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में धारा सभा का गठन किया जाता है। यहाँ के लोकल लीडर थे हरिभाऊ उपाध्याय, उनके नेतृत्व में एक धारा सभा का गठन किया जाता है। इसको संसद कह सकते हैं। 30 टोटल सदस्य थे। अभी संसद में जो है यहाँ पर अपने इलेक्शन हो रहे हैं 1956 तक, है ना, 1 नवंबर 1956 तक सब कुछ अपना ये लिबर्टी के साथ काम कर रहे हैं अपने केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे, ठीक है। तो क्या होता है, 1 नवंबर 1956 को एक फजल अली आयोग होता है, ठीक है। फजल अली आयोग जो है भारत में, पूरे भारत में फजल अली के नेतृत्व में होता है। उसमें हृदयनाथ कुंजरू भी होते हैं, है ना, उसमें बहुत सारे अलग अलग नेता, 3 लोग होते हैं, ठीक है। तो फजल अली के नेतृत्व में वो आयोग बनाया जाता है और उस आयोग ने एक सिफारिश देता है वो आयोग। और उस सिफारिश में क्या होता है कि राजस्थान, मतलब पूरे भारत में भाषाई आधार पर राज्य बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, इस पर जो है रिकमेंडेशन कौन देता है, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग को ये जिम्मेदारी दी गई है आपकी राजस्थान का भी आप जो है ये समाधान करें कि अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान क्षेत्र में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, प्लस आबू दिलवाड़ा वाले क्षेत्र को भी यहाँ पे रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों चीजों के लिए जो है फजल अली आयोग को बोला गया, ठीक है। तो फजल अली आयोग ने क्या किया, एक जैन मुनि हुआ करते थे उस समय, ठीक है। तो जैन मुनि का नाम याद नहीं आ रहा, उसमें जो है दशरथ शर्मा भी रहा करते थे, बट वो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना। वो वाली समिति, वो कमेटी थी एक, है ना। एक जैन मुनि हुआ करते थे विजय प्रभ सूरी के नाम से, या कुछ ना कुछ उनका नाम था इसी तरीके का। तो उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाते हैं फजल अली, ठीक है। और वो कमेटी सिफारिश देती है कि अजमेर को जो है वो राजस्थान संघ में मिला देना चाहिए, प्लस आबू दिलवाड़ा को सिरोही में मर्ज कर देना चाहिए। तो सिरोही में मर्ज करेंगे तो सीधा किसका पार्ट हो जाएगा, राजस्थान संघ का पार्ट हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से जो है ये रिकमेंडेशन दी जाती है वो फजल अली आयोग द्वारा कि अजमेर और आबू दिलवाड़ा को राजस्थान में मिला देना चाहिए, ठीक है। आबू दिलवाड़ा को भी राजस्थान में, अजमेर को भी राजस्थान में। फिर इधर एमपी वाले भी कुछ एमपी के स्टेट में भी कुछ अलग अलग जिले थे। मंदसौर में कोई चीजें थी जो अपने राजस्थान के कोटा में या झालावाड़ में अवस्थित थी। तो उनसे भी क्या है, एक तरीके से स्ट्रगल चल रहा था, जैसे आबू दिलवाड़ा वाला चल रहा था। तो सिरोंज पड़ता है अपने कोटा में, ठीक है। तो सिरोंज वाला क्षेत्र जो है कोटा से निकाल के इसको अपने इधर दे दिया जाता है मंदसौर वाले रीजन में, ठीक है। यहाँ पे मंदसौर जिला पड़ता है, उस वाले क्षेत्र में दे दिया जाता है एमपी को, ठीक है। तो सिरोंज कोटा एमपी को दे दिया जाता है, प्लस एक सुनील टप्पा हुआ करता था मंदसौर का, वो सुनील टप्पा जो है झालावाड़ में मर्ज कर दिया जाता है और अपना राजस्थान का पूरी तरह से आप देखोगे कि ये मर्जर हो जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रख लेना, जो 7वां चरण है ना, 7वें चरण की तिथि आपसे पूछी जाती है 1 नवंबर 1956 को। जयपुर राजधानी रहेगी अपनी परमानेंट। प्लस अब इसमें देखिए इसमें ये है कि अजमेर और आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिला दिया जाता है। इस अजमेर को और आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिला दिया जाता है। कोटा से सिरोंज को निकाल के कहां दे दिया जाता है, एमपी में। एमपी से अपने सुनील टप्पा को देके कहां मिला दिया जाता है, झालावाड़ में, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना आप। तो बस ये महत्वपूर्ण बात है। और बाकी अपने राजस्थान में एकीकरण में इतने ही प्रश्न बनते हैं, ज्यादा घुमा फिरा के प्रश्न बनेंगे नहीं और आपको ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है ना। बाकी एक बार फटाफट से अपन रिवीजन कर लेते हैं कि 7 अगस्त 1947 को सबसे पहले बीकानेर के शार्दुल सिंह जी जो है विलय पत्र पर साइन कर लेते हैं। उसके बाद पहले चरण में मत्स्य संघ का नाम देते हैं कैम मुंशी। 17-18 मार्च को 1948 को जो है मत्स्य संघ का निर्माण होता है, राजधानी अलवर को बनाया जाता है। इसका उद्घाटन जो है एनवी गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल द्वारा किया जाता है। इसके पहले प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत अलवर वालों को बनाया जाता है और राज प्रमुख उदयभान सिंह, उपराज प्रमुख गणेश पाल करोली
को बनाया जाता है। मंत्रिमंडल में गुज्जगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर के, मास्टर चिरंजी लाल करौली के, ये सब भी शामिल हो जाते हैं। फिर धौलपुर का विलय के लिए शंकर देव राय समिति बनाई जाती है ना। उस समिति में हिम्मत सिंह, प्रभुदयाल और आर के सिधावा भी शामिल होते हैं। वहां पे जनता की राय जानी जाती है और अंततो गत्वा मत्स्य संघ का संयुक्त वृहत राजस्थान में विलय कर दिया जाता है। दूसरे चरण में पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण होता है। 25 मार्च 1948 को राजधानी कोटा को बनाया जाता है। उद्घाटनकर्ता वही एनवी गाडगिल है। राज प्रमुख कोटा के भीम सिंह सेकंड, उपराज प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह और पीएम बनाया जाता है गोकुल लाल असावा को। मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, ऐसा बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह कहते हैं। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान में अपने द्वितीय चरण वाले पूर्वी राजस्थान संघ में उदयपुर को मिला दिया जाता है और इसी को अपन संयुक्त राजस्थान कहते हैं। 18 अप्रैल 1949 को होता है और राज प्रमुख इसके भोपाल सिंह जी को बनाया गया। उपराज प्रमुख अपने भीम सिंह सेकंड कोटा वाले रहेंगे। उद्घाटनकर्ता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन किया जाता है इस पूरे सेंटर का, पूरे संघ का। और मंत्रिमंडल जो है माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में बनाया जाता है, प्रधानमंत्री में बनाया जाता है। 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन बॉम्बे सरकार को दे दिया जाता है। तभी चौथे चरण 30 मार्च 1949 में जो 14 रियासतें, टोटल 4 रियासतें और एक ठिकाना और जो है इसमें शामिल हो जाता है। किसमें? संयुक्त राजस्थान में, है ना। उद्घाटन कौन करने आएगा? वल्लभ भाई पटेल आएंगे। महाराजा प्रमुख भोपाल सिंह को बनाया जाएगा, राज प्रमुख मान सिंह सेकंड को, उपराज प्रमुख भीम सिंह सेकंड को, ठीक है, कोटा वाले को। फिर मंत्रिमंडल बनाया जाएगा हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में, प्राइम मिनिस्टर में। फिर उसके बाद देखेंगे 5वें चरण में संयुक्त वृहत राजस्थान, जिसको वृहत्तर राजस्थान भी कहा जाता है। 15 मई 1949 को ये संयुक्त वृहत राजस्थान बनाया जाएगा। राजधानी जयपुर में बनाई जाएगी। 14+4+3 देखेंगे अपन, सारे स्टेट 18 स्टेट प्लस 3 ठिकाने सारे इसमें शामिल हो जाते हैं, मतलब मत्स्य संघ को भी इसमें विलय कर लिया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे छठे चरण में राजस्थान संघ के नाम से बनता है। 26 जनवरी 1950 को जयपुर में सिरोही का विलय जो है, आबू और दिलवाड़ा के अलावा जितना भी सिरोही है वो सारा विलय इसमें कर लिया जाता है छठे चरण में, और संविधान लागू हो जाता है। राजस्थान विधिवत नाम स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान जो वर्तमान अवस्था में है 1 नवंबर 1956 को पूर्ण होगा और इसमें जो है राजधानी जयपुर को बनाया जाएगा। फजल अली आयोग की सिफारिशों के हिसाब से ये चीजें होगी। अजमेर मेरवाड़ा प्लस आबू दिलवाड़ा को राजस्थान में मर्ज कर लिया जाएगा। सिरोंज कोटा को एमपी में और सुनील टप्पा को मंदसौर से राजस्थान में शामिल कर लिया जाएगा। ये था अपना पूरा राजस्थान का एकीकरण। मुझे आशा है कि जो मैंने पढ़ाया है, जितने भी अपने लेक्चर हुए, 35-36 लेक्चर हो गए, शायद 35 के आसपास लेक्चर हो गए होंगे, 30 से 35 के बीच में, है ना, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। तो इस लेक्चर में अपन ने लगभग जो अपना पेपर फर्स्ट है अपने स्कूल लेक्चर में भी और सेकंड ग्रेड में भी जो जीएस में जितने भी चीजें हैं, तो इस 35 लेक्चर से बाहर ज्यादा आने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। 35 लेक्चर में मैंने लगभग इतना डिटेल में कराया है कि कोई अपन बोलेंगे ना, कोई विशेषीकृत सब्जेक्ट वाला व्यक्ति भी होगा ना, तो वो भी ऐसा ही इतना ही मैटर पड़ता है लगभग, ठीक है। तो आप यहाँ ना इसको अच्छे से घोट लोगे, इसको अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो मुझे लगता है, मुझे पूरा ये विश्वास है ना, लगता ही नहीं है, मुझे विश्वास भी है कि इनसे बाहर ज्यादा प्रश्न नहीं जाएंगे। और आपके अगर स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो स्कूल लेक्चर में तो आप ये मानो कि 7 क्वेश्चन राजस्थान के आते हैं, तो 6 से 7 क्वेश्चन जो है इसी मैटर में से आने चाहिए, इससे बाहर ज्यादा चीजें नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो इतना विश्वास करते हुए आप इन लेक्चर्स को कंटिन्यू बार बार रिपीटेटिव मोड पे देखते रहो और एग्जाम तक शायद लगभग आपको ये मान के चलो कि लगभग 5 से 7 बार आप आराम से रिवीजन कर सकते हो कि 30-35 लेक्चर कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। और 5-7 नंबर का आपका मैटर अगर तैयार हो रहा है ना 30-35 लेक्चर में, तो बहुत अच्छी बात है, इससे बेटर बात कुछ भी नहीं होती। मैं प्रयास करता हूं, मैं जब लास्ट में जो आपका रिवीजन कराता हूं ना, तो लास्ट का वाले रिवीजन वाली चीज को जो है मैं आपको एक ही वीडियो में कंपाइल करके देने वाला हूं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम बहुत सारा ऐसा मटेरियल लाने वाले हैं आपके लिए जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से मदद करेगा, ठीक है ना। तो अभी जो लेटेस्ट जिस प्रकार से एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उसी प्रकार से हम जो है अपने आप को भी अपग्रेड करते जा रहे हैं, है ना। उससे क्या होता है, जो है बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होंगे और लाभान्वित होंगे तो हमें भी फायदा मिलेगा, आपको भी इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर्स बिल्कुल पसंद आ रहे होंगे। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ के जाइए और हम जो है नेक्स्ट लेक्चर से अपना इंडियन हिस्ट्री जो है शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सब जुड़े रहिए। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।